हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ब्रेन बुक पर स्वागत है आपका, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं sun tzu की किताब द आर्ट ऑफ वॉर के बारे में। दोस्तों, ये किताब 13 चैप्टर्स में लिखी गई है। ये किताब करीब 2000 साल पुरानी है और इस किताब में sun tzu ने युद्ध के तरीकों के बारे में बताया है। sun tzu चीन के सेनानायक, रणनीतिकार और दार्शनिक थे। दोस्तों, इस किताब को बहुत बड़े नेता और जनरल्स भी उपयोग में लाते हैं और बहुत सारे स्कूलों में भी ये किताब पढ़ाई जाती है। कुछ देशों ने इसे अपने मिलिट्री सिलेबस में भी रखा है। दोस्तों, सबसे पहले इस पुस्तक का अनुवाद चीनी भाषा से फ्रेंच भाषा में हुआ था। ये माना जाता है कि महान योद्धा नेपोलियन ने इस किताब को पढ़ा था और इसमें दी गई अनेक योजनाओं पर अमल भी किया। द्वितीय विश्व युद्ध के महान अमेरिकी सेनानायक मैक डगलस द्वारा भी अनेक अवसरों पर सैन्य योजनाएं बनाने में इस पुस्तक का इस्तेमाल किया गया था। हो सकता है दोस्तों कि आप सोच रहे होंगे कि आपका और युद्ध का तो कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो फिर हम आपको इस किताब के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस किताब के अंदर दिए गए सारे सिद्धांत हमारे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से सामना करने की ऊर्जा हमारे अंदर भर सकते हैं। ये किताब सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन के युद्ध जीतने में भी बहुत सहायक है। इस किताब को सुनने के बाद आप यकीनन अपने अंदर साहस और ऊर्जा का अनुभव करेंगे। दोस्तों, sun tzu की ये किताब हमें युद्ध के मैदान में युद्ध कला सिखाती है कि किस तरह अलग अलग परिस्थितियों में कुछ बातें याद रख के आप सामने वाले को हरा सकते हैं और इस किताब के द्वारा आप अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में जीतने के तरीकों के बारे में जान सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इस बुक के पहले पार्ट से। पहला चैप्टर, योजना तैयार करना। दोस्तों, इस पहले चैप्टर में sun tzu ने युद्ध में उतरने से पहले किन किन परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए के बारे में बताया है। इस बारे में बताया है ताकि आप अपने दुश्मन को धोखा दे सके। पूरा चैप्टर इसी बात पर आधारित है कि आप सामने वाले को धोखा कैसे दे सकते हैं। sun tzu कहते हैं कि युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है और अगर किसी राज्य के सैनिकों को लड़ाई लड़ना नहीं आता तो उस राज्य को हारा हुआ मान लेना चाहिए। ठीक इसी तरह दोस्तों, अगर आप सब अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़कर उसे जीतना नहीं जानते तो ये माना जाएगा कि आप हार को स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आप युद्ध के मैदान में नहीं हैं, इसलिए आपको अपने अंदर की सभी नेगेटिविटी को कैसे खत्म करना है और दुश्मन से कैसे लड़ना है मैं आपको बताता हूँ। sun tzu ने 5 नियम बताए हैं जिन्हें अपनाकर आप युद्ध के मैदान में जीत हासिल कर सकते हैं और शत्रु को हरा सकते हैं। पहला नियम, नैतिक नियम। दोस्तों, sun tzu कहते हैं कि नैतिक नियम में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि युद्ध के मैदान में सेनानायक को अपने सैनिकों को इस तरह तैयार करना चाहिए कि वो जीने और मरने की चिंता किए बगैर और बिना किसी डर के युद्ध करें। ठीक ऐसा ही हमारे दैनिक जीवन में भी होता है दोस्तों। कई बार हम सब किसी भी काम को शुरू करने से पहले क्या होगा, कैसे होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये सोचने लगते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि ऐसा सोचना गलत है। हम सभी किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले एक बार तो ये बात सोचते ही हैं, पर सोचकर इतना डर जाना कि काम की शुरुआत ही ना की जाए, ये यकीनन गलत है। इसलिए सोच विचार कर योजना जरूर बनाएं। दूसरा नियम, स्वर्ग। दोस्तों, स्वर्ग से sun tzu का मतलब यहाँ की मौसम की परिस्थितियों जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात और रात और दिन को दर्शाता है कि सैनिकों को ये सब ध्यान में रखकर युद्ध के मैदान में उतरना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में इस नियम का उपयोग ऐसे कर सकते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली सभी परेशानियां हमारे लिए आंधी तूफान की तरह होती हैं, जो कभी कभी आती तो बहुत छोटे वक्त के लिए है लेकिन सब कुछ बर्बाद करके चली जाती हैं। लेकिन अगर हम इन परेशानियों से लड़ने का साहस रखते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये आंधी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए तब तक ना रुकें जब तक लक्ष्य को पूरा ना कर लें, क्योंकि आंधी तूफान या कोई भी परेशानी लक्ष्य से बड़ी नहीं हो सकती। तीसरा नियम, पृथ्वी। पृथ्वी से sun tzu का अर्थ है कि किस तरह के मैदान में लड़ाई की जा सकती है, वो कितना संकरा और चौड़ा है और वहां युद्ध लड़ने में कितनी सहूलियत होगी। ठीक वैसा ही हमें ये सोचना होगा दोस्तों कि हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हैं, क्या सच में वो हमारे लायक है? क्या लक्ष्य प्राप्त करने के बाद हम अपने काम के साथ पूरा न्याय कर पाएंगे या नहीं? क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे दोस्त जो कर रहे हैं हमने भी वही करना शुरू कर दिया है? क्योंकि कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि हम करना क्या चाहते हैं।
चौथा नियम, सेना नायक। सुन त्सु इस नियम के बारे में लिखते हैं कि किसी भी सेना नायक को अपनी सेना का हौसला बढ़ाना चाहिए, हिम्मत और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए, और ये सभी गुण उसके अंदर स्वयं भी होने चाहिए। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लड़ाई में खुद ही सेना नायक हैं, इसलिए अपने आप को डर से दूर रखना, खुद को किसी भी लड़ाई के लिए तैयार करना और हिम्मत और दृढ़ता के साथ सभी परेशानियों का सामना करना आपको स्वयं ही आना चाहिए। पांचवा नियम, प्रणाली और अनुशासन। दोस्तों, इस नियम में सुन त्सु ने कहा है कि प्रणाली और अनुशासन की समझ सभी को होनी चाहिए। युद्ध के मैदान में ये ध्यान रखना होगा कि सेना को किस तरह डिवाइड करें, अधिकारियों के बीच उचित पद को कैसे डिवाइड करें, और सेना के पास जरूरत की सामग्री किस तरह पहुंचाई जाए और जरूरत पर उनकी मदद कैसे की जाए। ठीक इसी तरह दोस्तों, आपको भी किसी काम की शुरुआत करने से पहले अपने लक्ष्य की रूपरेखा बना लेनी चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि आगे आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी। उस सब के लिए आप पैसे कहां से मैनेज करेंगे और किसी भी सामान को लेने के लिए सही जगह कौन सी होगी। आपके पास अगर पहले से ही सभी बातों की सही जानकारी होगी तो जीवन की लड़ाई लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। सुन त्सु कहते हैं कि जो सेनानायक इन सभी बातों को ध्यान में रखकर युद्ध की तैयारी करता है वो जीत के बहुत करीब होता है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कभी भी अपनी योजना किसी को ना बताएं। कहने का मतलब ये है कि अपने पत्ते पूरे तरह कभी ना खोलें। हमेशा अपने विरोधी को धोखे में रखें। जैसे जब आप युद्ध के लिए तैयार हों तो ऐसा लगना चाहिए कि आप तैयार नहीं हैं। जब आप शत्रु के पास हों तो शत्रु से दूर दिखना चाहिए। अपने विरोधी को धोखे में रखने के लिए हमेशा ये दिखावा करते रहना चाहिए कि आप अभी तैयार नहीं हैं, ताकि विरोधी निश्चिंत रह सकें और मौका मिलने पर आप उन पर हमला कर सकें। अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि कई बार गुस्से में हम अपने सारे राज खुद ही खोल देते हैं और हमारे हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जो सेनानायक युद्ध में विजय प्राप्त करता है वो शुरू से ही अपने मन में सारे कैलकुलेशंस कर लेता है। जो सबसे सही और सटीक गणना करता है वो जीत के अधिक करीब होता है। दूसरा चैप्टर, युद्ध शुरू करना। दोस्तों, सुन त्सु लिखते हैं कि जब युद्ध की तैयारी की जाती है तो काफी पैसे की जरूरत पड़ती है। सैनिकों का भोजन, रहने की व्यवस्था, मनोरंजन की व्यवस्था, हाथी, घोड़े, हथियार और भी ऐसी कई चीजें जिनमें पैसा खर्च होता है। ठीक उसी तरह दोस्तों, जब आप भी अपने जीवन के किसी महत्वपूर्ण दौर की शुरुआत करते हैं तो कई तरह के संसाधनों की आपको जरूरत पड़ती है, जैसे पैसा, जगह, सही दिशा और सभी का सहयोग। सुन त्सु लिखते हैं कि यदि आप युद्ध शुरू करते हैं और अगर वो कई सालों तक चलता रहता है तो सैनिक कमजोर पड़ने लगते हैं और उनका उत्साह भी कम होने लगता है। बहुत लंबे चलने वाले युद्ध में संसाधन भी कम होने लगते हैं। ठीक इसी तरह दोस्तों, जब हम अपने लक्ष्य की शुरुआत करते हैं तो मन में अपार उत्साह और विश्वास होता है कि जिस काम में हाथ डाला है वो पूरा हो ही जाएगा। लेकिन समय के साथ अगर वो पूरा ना हो तो उत्साह भी कम होने लगता है और संसाधन भी। रियल एग्जाम्पल लें तो अगर कोई भी इंसान किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करता है तो सोचता है कि हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर किसी कारणवश वो सफल ना हो पाए तो अंदर से टूटने लगता है। और दोस्तों, जैसे ही अपने हथियार यानी उत्साह, जोश, सही फैसला और हिम्मत कम होती है, आप कमजोर पड़ने लगते हैं। उसी वक्त विरोधी आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या किसी कंपनी में जॉब। हर जगह हमारा कोई ना कोई विरोधी जरूर होता है। इसीलिए किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में बहुत वक्त बर्बाद करने को सुन त्सु ने मूर्खतापूर्ण कहा है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या हमारे जीवन का। इसलिए सुन त्सु कहते हैं कि सेना नायक को अपने सैनिकों के अंदर क्रोध को भरना होगा। उसे अपने सैनिकों को बताना होगा कि जीतना ही एकमात्र विकल्प है। ठीक इसी तरह दोस्तों, आपको भी हार नहीं माननी चाहिए। ज्यादा वक्त किसी भी काम को देने से अच्छा है कि शुरुआत से ही ना हारने वाली प्रवृत्ति रखें और जिस जोश के साथ काम को शुरू किया है उसी जोश के साथ जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सुन त्सु ने लिखा है कि किसी काम को पूरा करने के लिए अगर सैनिकों को पुरस्कार दिया जाए तो उनका उत्साह और काम करने की इच्छा बनी रहती है। ठीक ऐसे ही दोस्तों, आप अपने सेनानायक खुद हैं। अपने आप से कहिए कि अगर ये काम पूरा हो गया तो मैं अपने लिए कुछ करूंगा, कुछ ऐसा जो बहुत समय से करना चाहता था। अपने हर लक्ष्य के साथ एक इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते रहें। कहने का मतलब ये है कि खुद अपने आप को हमेशा प्रोत्साहित रखें। आपके लिए अपने लक्ष्य को पाना जरूरी है और उसके लिए ऐसी योजना बनाइए कि हारने का कोई विकल्प ही ना हो। हम सब खुद ही अपने भाग्य के विधाता होते हैं, इसलिए हार होगी या जीत
जीत, इसका फैसला हम खुद ले सकते हैं। तो बस अपने फैसले ऐसे लीजिए कि सब आप पर गर्व करें और सबसे जरूरी आप खुद पर गर्व महसूस करें। दोस्तों, इन वीडियोस को आप तक लाने में हमें बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो उन पर लाइक, शेयर या कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं। आपका प्रोत्साहन हमें और ऐसे वीडियोस को आप तक लाने में मदद करेगा। तीसरा चैप्टर, छल पूर्वक आक्रमण। दोस्तों, सुन त्सु लिखते हैं कि शत्रु की सेना को मारने और राज्य को खत्म करने से ज्यादा अच्छा है कि उसे अपने अधीन कर लिया जाए। अगर बिना लड़े ही आप शत्रु को अपने आप समर्पण करवा दें तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह दोस्तों, आपके शत्रु जैसे आपका गुस्सा, डर, अविश्वास, चिंता और तनाव, इन सभी को आप लगातार सफलता का प्रयास करके अपने अधीन कर सकते हैं। आपके अंदर जीतने का जुनून इतना होना चाहिए कि ये सब शत्रु आपके रास्ते में ना ही आ पाएं। सुन त्सु ने बताया है कि विरोधी पर आक्रमण करने के बाद उसे अपने अधीन करना ही सबसे श्रेष्ठ होता है। आपकी सबसे सही योजना वो होगी जो आपके विरोधी की सभी योजनाओं को खत्म कर दे। ठीक ऐसे ही दोस्तों, आप भी अपने भविष्य की सभी योजनाएं ऐसी बनाइए जिनमें आपको हराने वाला कोई शत्रु ना हो। कोशिश हमेशा ऐसी कीजिए कि आप कभी कुछ ऐसा करें ही ना कि आपके शत्रु पैदा हों। सुन त्सु लिखते हैं कि सबसे अच्छा राजा वही होता है जो अपनी फौज को लड़वाए बिना ही विरोधी राज्य पर कब्जा करने का सामर्थ्य रखता हो और अपने विरोधी को उखाड़ फेंकता हो। ऐसा करने से सेनानायक की सेना को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता और जीत भी हासिल हो जाती है। इससे हम समझ सकते हैं दोस्तों कि कभी कभी हम अपने गुस्से, अपने डर, तनाव और चिंता को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सभी नकारात्मक भावनाओं को निकाल कर बाहर कर देना चाहिए और अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, सुन त्सु ऐसे 3 तरीके बताते हैं जिससे सेनानायक अपनी सेना को हरा सकता है। पहला तरीका, अगर सेनानायक को यह पता हो कि सेना उसका निर्देश नहीं मानेगी और फिर भी सेनानायक ने सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया है तो राजा अपनी सेना के साथ हार जाएगा। ठीक वैसे ही आप सभी पहले अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करें, तभी कदम आगे बढ़ाएं। जिस तरह किसी नई जगह पर हमें सभी रास्तों का पता होना जरूरी है ताकि हम भटक न जाएं, ठीक उसी तरह जीवन के कठिन रास्तों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि योजनाएं पहले से बनाई जा सकें। दूसरा तरीका, जिस तरह राजा अपने राज्य को संचालित करता है, अगर ठीक उसी तरह से अपनी सेना को भी संचालित करे तो सेना हार सकती है, क्योंकि राज्य और सेना दोनों की जरूरतें अलग अलग होती हैं। वैसे ही दोस्तों, आपने जो लक्ष्य या काम चुना है उसके बारे में सही जानकारी हासिल करें, क्योंकि सभी कामों को करने का तरीका अलग अलग होता है और सभी चीजों को एक ही तराजू में रखकर नहीं तौला जा सकता। तीसरा तरीका, सुन त्सु लिखते हैं कि सेना को पहले से बिना बताए अचानक ही उन्हें युद्ध के लिए आदेश दे देना राजा को हरा सकता है, क्योंकि इससे सैनिकों का विश्वास राजा पर से खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह दोस्तों, बिना ये जाने कि आप कोई काम कर सकते हैं या नहीं, उस काम को करना आपको परेशान कर सकता है। आपको हमेशा मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप अपने और अपने लक्ष्य के बीच की सभी रुकावटों को, चाहे वो भावनात्मक हो या शारीरिक, खत्म कर दीजिए और आगे बढ़िए। चौथा चैप्टर, युक्तिपूर्ण प्रबंधन। दोस्तों, सुन त्सु कहते हैं कि एक अच्छा सेनानायक पहले खुद को हार की संभावना से दूर करता है और फिर उस अवसर का इंतजार करता है जब वह अपने दुश्मन को हरा सके। ठीक वैसे ही आप सभी हमेशा अपने आप को अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करके तैयारियां पूरी रखें, ताकि वक्त आने पर आप अपना समय बर्बाद ना करते हुए जीत के करीब पहुंच जाएं। अगर आप वक्त आने पर ही अपनी तैयारियों की शुरुआत करेंगे तो आपके विरोधी को जीतने के बहुत वक्त मिल जाएगा। अपने आप को हार से सुरक्षित करना हमारे खुद के ही हाथ में होता है। हमारी जीत और हार का सारा श्रेय हमें ही जाता है। दोस्तों, कई बार कुछ लोग अगर हार जाते हैं तो आसपास की परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। असल में वो लोग ऐसा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए करते हैं। सुन त्सु लिखते हैं कि अगर कोई सेनानायक अपने आप को सुरक्षित करना जानता है तो उसके रहने का स्थान जमीन के नीचे होता है, और जब वो हमला करता है तो उसकी ऊंचाई और गति आसमान से भी ऊपर होती है और इस तरह उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। ठीक इसी तरह दोस्तों, आपको मेहनत हमेशा इतनी शांति से करनी चाहिए कि जब आप सफलता प्राप्त कर लें तो आपके नाम का शोर चारों तरफ सुनाई दे।
सुन तzu लिखते हैं कि पतझड़ के मौसम में सूखी हुई पत्तियों को इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं होता, ना ही सूरज और चांद को देख लेना आपकी नजर तेज होने की निशानी है। ये सब कोई भी कर सकता है। बात तो तब है जब आप सबसे अलग करें, सबसे नकारात्मक परिस्थितियों में भी अपनी जीत निश्चित कर लें और कुछ ऐसा करें जो असाधारण हो। सुन तzu कहते हैं कि सबसे उत्तम लड़ाई वही होती है जो केवल जीती ही नहीं जाती बल्कि सभी संसाधनों का उचित प्रयोग कर बिना किसी गलती के जीती जाती है। अगर जीत आपके अंदर घमंड लाती है तो उसे जीत नहीं माना जा सकता। दोस्तों, कई बार सफलता हमारे अंदर घमंड भर देती है और अपने ही एटीट्यूड में सबसे बात करने लगते हैं। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, लेकिन ये गलत है। ऐसा करने से आप आलोचना का शिकार होते हैं। हो सकता है दोस्तों कि कोई आपके सामने आपके बारे में कुछ ना बोले, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां जरूर होंगी और इस तरह की सफलता का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए हमेशा जीत की तैयारी सोच समझकर करें ताकि सफलता आपने जैसे सोचा हो उससे भी अच्छी मिले और जीत शानदार हो। 5वां चैप्टर, ऊर्जा निर्देशन। सुन तzu लिखते हैं कि काफी बड़ी सेना पर नियंत्रण करने का भी वही तरीका है जैसा कुछ लोगों को नियंत्रित करने का होता है। बस सेना नायक को यह पता होना चाहिए कि बड़ी सेना को छोटे छोटे भागों में विभाजित कैसे किया जाए। ठीक ऐसे ही दोस्तों, आपको भी ये पता होना चाहिए कि किस तरह एक एक कदम करके अपने लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आपके लक्ष्य तक पहुंचने में कोई चीज आपको रोक सकती है तो उसे खत्म करने के सभी तरीके आपको मालूम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत दिनों से किसी परीक्षा के आने का इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि जब परीक्षा की तारीख आएगी मैं तब से ही तैयारी शुरू करूंगा, और अचानक एक दिन आपको पता चलता है कि वो परीक्षा कुछ ही दिनों में होने वाली है और आप चिंतित हो जाते हैं कि आपने तो तैयारी की ही नहीं। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा जो पाना चाहते हैं उसकी तैयारी पूरी रखें ताकि जब भी सही समय आए आप घबरा ना जाएं। सुन तzu लिखते हैं कि सेना नायक को हमेशा विरोधी सेना के कमजोर और मजबूत पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपकी सेना हर परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार हो। ठीक उसी तरह दोस्तों, आप भी अपने मजबूत और कमजोर पक्षों को पहले ही समझ लें ताकि शुरुआत में कमजोर पक्षों पर काम किया जा सके और मजबूत पक्षों को कुछ समय देकर भी पूरा किया जा सकता है। सुन तzu कहते हैं कि सामने से वार करके जीतना या हारना आप निश्चित कर सकते हैं, लेकिन कुछ तरीके अपने पास हमेशा ऐसे भी रखें जो शत्रु को पता ही न चले। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसे पीछे से वार करना कहते हैं, बल्कि इसे समझदारी के साथ युद्ध का संचालन करना कहा जाता है। सुन तzu लिखते हैं कि सेना नायक को अपनी सेना को तूफान की तरह तेज बनाना चाहिए जो रास्ते में आने वाले पहाड़ों को भी हिला देता है। उसी तरह दोस्तों, आपको भी हर प्रकार की परेशानी को खत्म करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए और अडिग रहना चाहिए। सभी निर्णय बाज की तरह पैनी नजर से लेने चाहिए जो कि हजारों फीट ऊंचे से भी अपने शिकार को देखकर उस पर वार करना जानता हो। ठीक ऐसे ही दोस्तों, आपकी आंखों में दिन रात आपके सपनों को पूरा करने का जुनून होना चाहिए ताकि मौका मिलते ही बाज की तरह झपटकर आप उसे अपना बना सके। दोस्तों, अच्छा सेना नायक वो होता है जो अपनी कुछ चीजों का त्याग कर देता है ताकि शत्रु उन चीजों को छीनने के लिए आगे आए और सेना नायक उन पर वार कर सके। ठीक ऐसे ही दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर कभी आपके और आपके लक्ष्य के बीच कोई ऐसी चीज आ जाए जो आपको बहुत पसंद है तो भी उसे त्याग कर दीजिए और ये सोचिए कि एक बार लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो मैं इस लायक बन जाऊंगा कि अपनी पसंद की चीज फिर से ला सकूं। अपनी सारी ऊर्जा बस एक ही तरफ लगा दीजिए ताकि कोई चाहकर भी आपको रोक ना पाए। 6वां चैप्टर, कमजोर और मजबूत पक्ष। दोस्तों, सुन तzu लिखते हैं कि जो योद्धा युद्ध के मैदान में पहले आता है वो युद्ध के लिए तैयार होता है और अपने शत्रु का इंतजार करता है, और जो बाद में आता है वो थका हुआ होता है। इसलिए चतुर योद्धा हमेशा अपने शत्रु पर भारी पड़ता है और वो शत्रु को कभी अपने पास पहुंचने तक का मौका नहीं देता। ठीक ऐसे ही दोस्तों, आपके शत्रु हैं डर, गुस्सा, अविश्वास, तनाव, चिंता। इससे पहले कि ये सब आप पर हावी हो जाएं, आप इन पर हावी हो जाइए ताकि किसी भी परेशानी में आप कमजोर ना पड़ें।
हमेशा अपने सभी कमजोर पक्षों को पहले से पता कर लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध जीतने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने सभी कमजोर पक्षों पर एक साथ हमला करें। दोस्तों, हम सबकी कुछ खूबियां और कुछ कमजोरियां होती हैं। अपनी खूबियों को बाहर निकालिए और कमजोरियों को खत्म करने की कोशिश कीजिए। सुन त्सू लिखते हैं कि जिस जगह युद्ध होने वाला है उस जगह और युद्ध के समय के बारे में पूरी जानकारी रखना भी युद्ध जीतने का एक अहम हिस्सा होता है। ठीक इसी तरह दोस्तों, आप भी अपनी तैयारियों के सभी पहलुओं के बारे में पहले से ही जान लें। सुन त्सू कहते हैं कि सेना नायक को हमेशा अपनी सेना की तुलना शत्रु की सेना से जरूर करनी चाहिए, ताकि अगर अपनी सेना में कोई कमी रह जाए तो उसे पूरा किया जा सके। ऐसे ही दोस्तों, आप भी अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को निकाल कर बाहर कर दीजिए। सुन त्सू कहते हैं कि जिस तरह पानी बर्तन के अनुसार अपना आकार बदल लेता है, उसी तरह युद्ध की कोई शर्त नहीं होती। दोस्तों, जीत के लिए साम, दाम, दंड, भेद जो भी अपनाना पड़े अपनाइए। बस जीतना है, ये दिल और दिमाग में अच्छे से लिख लीजिए, ताकि एक सेकंड के लिए भी मन में कोई और विचार ना आए। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सुन त्सू द्वारा लिखी गई बुक द आर्ट ऑफ वॉर का पहला पार्ट बहुत पसंद आया होगा। मैं जल्द ही आपके लिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।